बच्चों आज का टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन। इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा जिसमें हम लोगों ने चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जिसको हमने डिफरेंशिएशन नाम दिया। किस हिसाब से? जैसे आप मान के चलो कि ये ओरिजिन है 0,0 और हम राइट डायरेक्शन में चलते हैं इधर को, और सिंस ये x एक्सिस है इसलिए हमने इसको x बोल दिया। जहां पे x क्या चीज़ है? वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए बोला क्योंकि लाइन का लेंथ इतना भी हो सकता है, लाइन का लेंथ और आगे तक भी एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए हमने इसको वेरिएबल बोल दिया। बहुत अच्छा। अब हम एक काम करते हैं, इसमें से एक छोटा सा पीस काट के रखते हैं। ये इतना छोटा, अगर हम इतना सा छोटा पीस काटेंगे तो ये x का डिफरेंशियल पार्ट होगा, मतलब x इज कंप्लीट वैल्यू और ये क्या होगा? छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट होगा। इसको हम क्या लिखेंगे? dx। d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल। सो dx को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? डिफरेंशियल पार्ट ऑफ x। अगर हम इस पूरी लाइन में से बहुत सारे dx निकालें तो कितने dx निकलेंगे? आई थिंक इनफाइनाइट निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ऐसे छोटे छोटे वेरी वेरी स्मॉल पार्ट अगर हम यहां से निकालेंगे तो कितने निकलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स निकलेंगे। अगर हम इन सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके फिर से जोड़ दें तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा dx प्लस dx प्लस dx प्लस अप टू dx, और ये कितने पार्ट होंगे? लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे। और अगर इन सबको लिखें तो ये क्या आएगा? ये x आएगा। बट ये जो एक्सप्रेशन है बड़ा फनी लग रहा है। फनी कैसे लग रहा है? देखो हम ऐसे dx 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 पूरी लाइन लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए हमने क्या करा? एक सिंबल बनाया। हर चीज के लिए एक सिंबल बना हुआ है। जो इतनी लंबी लाइन लिखी है उसकी जगह हम एक सिंबल बना देते हैं, ये वाला, और साथ में लिखते हैं। इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है? कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा, समझदार इंसान होगा, उसको देख के क्या बताएगा? वो उसको बताएगा कि यहां पे हम, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन। यहां पे हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। किन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं? जो चीजें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं कि टूटी हुई हैं। तो आप अंडरस्टैंड करो, हमारे पास एक प्लास्टिक का रिमोट कंट्रोल है, वो नीचे गिर गया और टूट गया, और वो मान लो 10 पीसेस में टूट गया, लेकिन हमारे पास फेविक्विक है और हम क्या करते हैं? फेविक्विक से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जोड़ते किसको है? जो टूटा हुआ हो, जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कोई तुमसे बोले कि रिमोट कंट्रोल फ्रेश अच्छा सा पीस है, इसको जोड़ दो, तो तुम क्या बोलोगे? इसको जोड़ने या इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट करना या जोड़ना या ऐड करना किनको करते हैं? जो ऑलरेडी ब्रोकन पार्ट हो या छोटे छोटे पीसेस हो। सो यहां पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है dx का, जो ऑलरेडी क्या है? ब्रोकन पार्ट है। ब्रोकन पार्ट किसका है? x का। x के छोटे छोटे पीसेस को हमने dx नाम दिया, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनको हम इंटीग्रेशन नाम देंगे, और जब इसको लिखेंगे तो फाइनली क्या आएगा? x आएगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि dx करेंगे तो वो x बन जाता है। क्लियर? सिमिलरली अगर कोई आपसे बोले कि dy हमारे पास एक पार्ट है, इसको ऐड करो, तो आप सिंबल बना दोगे और ये क्या बन जाएगा? ये y बन जाएगा। सिंबल से डरना नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज इंटीग्रल साइन। जिस तरह से प्लस होता है ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, माइनस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डिवीजन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसी तरह से इंटीग्रल भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो किसको जोड़ता है? डिफरेंशियल पार्ट्स को जोड़ता है। सिमिलरली अगर कोई हमसे बोले इंटीग्रल ऑफ dz, आप क्या बोलोगे बेटा? ये z आ जाएगा। ऐसे ही dt को इंटीग्रेट करना हो तो क्या बन जाएगा? ये t आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस आपको एक चीज का याद रखना है, जो आपको मैं थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा। आपको याद क्या करना है? जो मैंने इंटीग्रेशन करा, अभी आपको समझ आ गया dx का इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन आपने इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आपने समझ के चलना है कि dx का इंटीग्रेशन x तो आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वी हैव टू जस्ट राइट, दैट्स इट। सो dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा? z प्लस c, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t प्लस c। सो दीज आर आर वैल्यूज। ये हमारे पास इस हिसाब से सॉल्व हो गया। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि इंटीग्रेशन क्या चीज है। इंटीग्रेशन है डिफरेंशियल पार्ट का रिवर्स। कहने का मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। जिन चीजों को हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अगर हम उनको दोबारा से एडअप कर दें, सम अप कर दें, तो वो फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जिस फॉर्म में वो ओरिजिनली थे। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि सपोज करो हमारे पास है एक फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू पावर n। y इक्वल टू एक्स टू पावर n हमारे पास एक फंक्शन है। किसी ने कहा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो हमने क्या करा? हमने dy अपॉन dx कर दिया। बेटा क्या आ गया? n x पावर n माइनस 1। अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। dy अपॉन dx कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया, y वाला फंक्शन अलग ले लिया
और x वाला फंक्शन हमने अलग ले लिया। क्लियर हो गया? यहां तक सही है। अब किसी ने बोला दोबारा इसको इंटीग्रेट कर दो, तो समझो, इज इट डिफरेंशियल पार्ट और कंप्लीट फंक्शन? इट इज कंप्लीट फंक्शन। एंड व्हाट अबाउट दिस? इट इज डिफरेंशियल पार्ट, क्योंकि जो y था वो क्या बन गया? ये y का छोटा सा पार्ट बन गया dy। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में जितना बड़ा, राइट हैंड साइड में जितना पहले फंक्शन था, ये उस फंक्शन का डिफरेंशियल पार्ट है। दोबारा रिपीट करता हूं, दिस इज अ वेरिएबल, इट इज ऑल्सो वेरिएबल, इट इज डिफरेंशियल पार्ट ऑफ y एंड इट इज डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दिस, इजंट इट? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में y का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, डिफरेंशियल पार्ट लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में किसका डिफरेंशियल पार्ट लिखा होगा? x का डिफरेंशियल पार्ट लिखा होगा। अभी कोई बोलता है कि अच्छा एक काम करो, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं। एक चीज हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। सिंबल है ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम क्या बोलोगे? 2 से यहां भी मल्टीप्लाई, 2 से यहां भी मल्टीप्लाई। 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से यहां भी डिवाइड, 10 से यहां भी डिवाइड। कुछ ऐड कर दो तो यहां भी ऐड करोगे, यहां भी ऐड करोगे। मैं बोलूंगा इंटीग्रेट कर दो, तो इसे भी इंटीग्रेट करोगे और इसे भी करोगे। देखो कैसे? तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, एंड दैट इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल ऑफ n x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। बहुत ध्यान से समझने की ट्राई करना, हम लोग फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो डी वाई का इंटीग्रेशन अभी तो समझाया था बेटा। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू n, तो एक कांस्टेंट है ना, पावर है, इसको तो हम सिंबल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। बात समझना, जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो ये अकेला इंटीग्रेट नहीं करते, x पावर n माइनस 1 इंटीग्रेट नहीं करते, उसके साथ dx भी आता है। dx ये शो करता है, मान लो ऐसे समझाता हूं, अगर यहां पे dx ना होता तो हमें क्या लगता? हमें ये थोड़ी ना पता चलता कि ये वाला पार्ट डिफरेंशियल पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल के साथ छोटा सा ब्रोकन पार्ट होना चाहिए। तो जब भी कभी कोई इंटीग्रेट करोगे आप, उसके साथ में ऐसी वैल्यू dx dy dz साथ में होगा। चलो अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये लगाते हैं कि एक्चुअली y की वैल्यू क्या थी? x पावर n। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं? y की जगह लिख देते हैं x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर? ध्यान से देखते रहना। अब मैं इसको शफल करने वाला हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। इंटीग्रल ऑफ x पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x पावर n डिवाइड बाई n। आई थिंक आपको क्लियर है। एक चीज देखो, यहां पे बदलाव क्या हुआ? जो भी x की पावर थी उसमें एक सम अप हो गया। यहां पे x की पावर कितनी थी? n माइनस 1, जबकि ये कितना है? n। इसका मतलब x की पावर में एक सम अप हो गया, n माइनस 1 में एक और ऐड हो जाएगा तो वो n बन जाएगा, और जितना ऊपर है उतना नीचे डिवाइड हो गया। सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे यहां पे लिखा होता x पावर n dx, बेटा आप बताओ आप क्या बनता? सोच के बताओ। ये बन जाता x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ गया। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था, जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, इसलिए बिना सोचे अभी हमने कांस्टेंट को ऐड कर देना है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। एक और बात मैं आपको समझाता हूं। जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो पावर रिड्यूस होती है, और इंटीग्रेट करोगे तो पावर ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल, यहां पे लिखा है बेटा y इक्वल टू एक्स पावर 10, और मैं कहूंगा डिफरेंशिएट। मैंने बोला डिफरेंशिएट, तो तुमने बोला सर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10 x पावर 9। कैन यू सी क्या हुआ? यहां पे जब हमने डिफरेंशिएट करा तो पावर रिड्यूस हो गई। और मैंने अभी क्या बोला बेटा? इंटीग्रेट किसको करते हैं? जो डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो अगर डिफरेंशियल पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो पावर सेम आएगी कि पावर बढ़ जाएगी? ऑब्वियस ही बात है बेटा, पावर बढ़ेगी। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट पावर रिड्यूसेस, सो व्हेन वी इंटीग्रेट पावर एनहांसेस और इंक्रीजेस। तो अगर मैं आपसे दोबारा बोलूं सेम एग्जांपल, मैं आपसे बोलूं कि एग्जांपल इंटीग्रल x टू पावर 10 dx, अंडरस्टैंड करना। जब भी इंटीग्रेट करोगे तो मैं dx साथ में लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेट अगर अब लिखने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज में, या अगर मैंने ये सिंबल बना दिया, इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं? इस पूरे इक्वेशन का मतलब है इंटीग्रेट x टू पावर 10। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? मैंने आपसे क्या बोला अभी? डिफरेंशियल में पावर कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाएगी। क्या होगा? 10 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 10+1 c साथ में आएगा। तो आपको शायद एक तो मैंने फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको दिखा दिया, डेरिवेशन क्लियर है, एक मैंने आपको लॉजिक समझा दिया जिससे आपको याद रहेगा डिफरेंशिएशन के टाइम पे पावर कम हो रही है, इंटीग्रल के टाइम पे पावर बढ़ रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर वाली चीज़ मल्टीप्लायर में आती है और इंटीग्रेशन इसका उल्टा है, तो मल्टीप्लायर में आएगा कि डिवीजन में आएगा? तो ये डिवीजन में आएगा। दो बातें अगर आप लॉजिक याद रखोगे, डिफरेंशिएट करते टाइम पावर कम होती है और पावर मल्टीप्लायर में आती है, तो इंटीग्रेशन के टाइम पे पावर बढ़ेगी और मल्टीप्लायर की जगह डिवीजन में आएगी। अगर ये लॉजिक समझ में आएगा तो आप कभी कभी मिक्स नहीं करोगे, आपको सब कुछ याद रहेगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बहुत बढ़िया बात है। एक काम करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, और वो एग्जाम्पल है इंटीग्रेट x पावर 5। इंटीग्रेट x पावर 5, इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है v कैन नॉट इंटीग्रेट। रीजन? इंटीग्रेशन किसका होता है? इंटीग्रेशन तो डिफरेंशियल पार्ट का होता है, लेकिन इसके साथ में dx तो लगा नहीं है। अगर इसके साथ dx मल्टीप्लाइड नहीं है, इसका मतलब इट इज अपियरिंग एज कंप्लीट फंक्शन, नॉट दी डिफरेंशियल पार्ट। ये डिफरेंशियल पार्ट अभी अपियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी ने आपको एग्जांपल दिया ऐसे x पावर 5 dx, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके आंसर क्या आएगा बेटा? x टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c becomes x पावर 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6। दिस इज इट्स आंसर। आई बिलीव आपको समझ में आ रही है बात। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और चीज आपको याद है, जब हम डिफरेंशिएट करते थे, मान लो यहाँ पे लिखा होता था y इक्वल टू कुछ समथिंग u प्लस v प्लस z, और कोई कहता है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे मान लो somebody says कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलता हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कैसे करते होते थे? तो हम बोलते थे सर डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ u प्लस d ओवर dx ऑफ v प्लस d ओवर dx ऑफ z। ऐसे हम करते होते थे इंटीग्रेट। हम चाहेंगे तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dz बाई dx। इन शॉर्ट में आपको समझाने की ट्राई क्या कर रहा हूं, समझाने की ये बात कर रहा हूं कि जब भी हम कभी डिफरेंशिएट करते हैं बहुत सारे फंक्शन का, तो हम उन सबको इकट्ठा करके नेट आंसर कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन में भी तो सेम होगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा? जैसे कोई आपसे कहता है इंटीग्रेट, बेटा अंडरस्टैंड करना, इंटीग्रेट यहाँ पे लिखा है u प्लस v प्लस w। ध्यान रखना ये ऐसे नहीं होगा, इसके साथ कुछ और होना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तीन अलग अलग फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे u dx अलग हो जाएगा, प्लस v dx अलग हो जाएगा, प्लस w dx अलग हो जाएगा, एंड वील सॉल्व दी कंप्लीट आंसर। जैसे कोई आपसे बोलता है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में वैसे साइन बनाया और यहाँ पे लिखा है x² प्लस x³ प्लस x पावर 4, साथ में लिखा है dx। इसको कैसे लिखोगे तुम? दिस इज इक्वल टू x² dx प्लस x³ dx प्लस x4 dx इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाले का आएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस x टू पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 प्लस x पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1, साथ में c आता है। अभी अभी आपको बताया था। ये वैल्यू क्या आएगी? x³ बाई 3 प्लस x4 बाई 4 प्लस x5 बाई 5 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। सो दिस इज इट। ये हमारा इंटीग्रेशन का टाइप है। एक और चीज, अगर हमारे पास लिखा हो इंटीग्रल ऑफ x टू पावर n dx, तो इसका आंसर आएगा x टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो एनी कांस्टेंट, लेट्स से k, x टू पावर n dx, एनी कांस्टेंट, तो k का क्या होगा बेटा? k बाहर आ जाएगा। k बाहर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अंदर बचेगा x टू पावर n dx। दैट आंसर वुड बी k टाइम्स x टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। मतलब जो मल्टीप्लायर में होगा वो ऐसा सच रहेगा, लेकिन हमारे सिस्टम से बाहर निकल आएगा। क्लियर हुआ? तो हमें क्या समझ में आया? अभी हमें समझ में आया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पार्ट का जस्ट रिवर्स है। जस्ट रिवर्स होने का मतलब हुआ जो फॉर्मूले डिफरेंशियल पार्ट में आते थे, अगर हम उनका उल्टा करेंगे तो वो इंटीग्रल पार्ट में आ जाएंगे।
उससे पहले मैं वो समझाता हूं बाकी के फॉर्मूले, उससे पहले हम इस कांस्टेंट का राज समझने की ट्राई करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, वो ध्यान से समझो आप, शायद आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 हो तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं dy इक्वल टू 4x क्यूब इंटू डी एक्स, और हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। dy तो y बन जाता है, और यहां पे आएगा इंटीग्रेशन से 4 बाहर आ जाएगा, और x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x पावर हाउ मच 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस c। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा ऊपर भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, कट गया, क्या बन गया, ये बन गया x पावर 4 प्लस c। फिर आप क्या बोलोगे, सर c लिखा हुआ है बट एक्चुअली हुआ क्या। 2 स्टेप ध्यान से सुनना। वी हैड ओरिजिनल फंक्शन, it was differentiated, then it was shuffled and integrated, then we must get the original function, and actually हमने क्या पाया, हमने ये पाया। तो हम इसको देखने के बाद हम तुरंत क्या बोल देंगे, we know that c इक्वल टू 0। तो y क्या निकल के आएगा, y वुड बी इक्वल टू x रेज़ टू पावर हाउ मच 4। ये क्लियर हो गया। अब ये वी नो कहां से आया, क्योंकि हम जानते थे बेटा, अगर हम जानते नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हमें सी को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। एक और काम करते हैं, एक और एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 प्लस 10। डन हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया हमने, कितना आ गया 4x क्यूब प्लस बेटा 10 का डिफरेंशिएशन 0। हमें क्या मिला, डी वाई इक्वल टू 4x क्यूब इंटू डी एक्स। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 4x क्यूब इंटू डी एक्स। अब एक चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, तुम पहले इसको देखो अच्छे से, इसको ध्यान से देखो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, dy इक्वल टू 4x क्यूब डी एक्स। ये फंक्शन ओरिजिनली कहां से आया हुआ है, ये फंक्शन ओरिजिनली यहां से आया है, लेकिन लिखा क्या है, ये लिखा है। चलो बैक चलते हैं, थोड़ा सा बैक चल के देखो यहां पे क्या लिखा है। ये सेम है क्या, यस ये सेम है। dy इंटीग्रेशन इक्वल टू 4x क्यूब डी एक्स, ये बिल्कुल सेम है जैसा पहले लिखा था। बट ये कहां से आया हुआ है, इसका ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था, इसका ओरिजिनल ये था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब भी कभी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इस फंक्शन को देख के ये पता नहीं चलता कि ओरिजिनल फंक्शन ऐसे वाला था या ओरिजिनल फंक्शन ऐसे वाला था। मतलब हम इसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं, इसके बारे में कोई आइडिया लग नहीं पाता। इसलिए उस आइडिया से बचने के लिए, उस ब्लर सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4x पावर 4/4। अगर हमने c ना लिखा होता, अगर c ना लिखा होता तो ये गलत हो गया होता। मान लो मैं c नहीं लिख रहा, छोड़ दो एक बार के लिए, क्या आ रहा है, y इक्वल टू एक्स टू पावर 4। बड़ी तो खराब हो गया ना। सच में तो ओरिजिनल फंक्शन ये था, फिर हमने उसको डिफरेंशिएट करा, फिर हमने शफल करा, फिर हमने इंटीग्रेट करा, और फिर हमारे पास आंसर आया। अगर हमारे पास आंसर आया तो ये आंसर ओरिजिनल वाला आना चाहिए ना, बट ओरिजिनल वाला तो नहीं आया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमें कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती है। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इस पे सी लगा देते हैं। अगर तो हमें किसी इक्वेशन के बारे में एग्जैक्ट बात पता होगी तो सी की वैल्यू हमें मालूम होगी। अगर एग्जैक्ट बात हमें पता नहीं होगी तो हमें सी की वैल्यू मालूम नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर हमें नहीं पता सी क्या होता है। व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट एज सच एंड y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस सी, ऐसे लिख देते हैं। ये आंसर सही माना जाता है क्योंकि सी हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस इक्वेशन से तो हम क्या कह सकते हैं, वी नो, क्योंकि ये तो हम लोगों ने अभी डिराइव करा, इसलिए हम जानते हैं। अगर किसी ने हमें क्वेश्चन दिया होता और ऐसा लिखा होता, वो कहता है इंटीग्रेट करो, हमें थोड़ी पता है कि सी क्या आएगा, तो उस केस में हम सी नहीं लिख सकते थे। बट इस केस में हमें मालूम है, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सी कितना है, 10। अगर सी 10 है तो y कितना आएगा, एक्स पावर 4 प्लस 10। सो दिस इज इट, दिस इज द वैल्यू। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। सो वी हैव गॉट रिलेशन बिटवीन y एंड x, राइट। सो ये क्लियर हो गया। तो c की बात अभी हमें समझ में आई कि c मैंने क्यों लिखा था। अब मैं अगली बात करता हूं। हम यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट,
यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट और हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेट। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ध्यान से लिखो, ध्यान से देखो। हम लोग चाहें तो ये डिफरेंशिएट ना लिखें, हम सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बट मैं क्या चाहता हूं कि आप पहले समझ लो यार, समझ लो, जिससे आपको बार बार ना, इंटीग्रेशन तो इतना आसान है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन अपने आप आ गया। इस वाले टॉपिक में कुछ पढ़ने वाला नहीं है, जस्ट रिवर्स करते जाना है, आंसर आते जाएगा। जैसे कोई आपसे बोले कि सर y इक्वल टू था साइन एक्स, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। किसी ने बोला डिफरेंशिएट करो, मैंने कहा कर देते हैं, dy अपॉन dx क्या आएगा, cos x। फिर किसी ने बोला इसको थोड़ा सेपरेट सा करो, मैंने कहा कर दिया, dy इक्वल टू क्या आएगा, cos x dx। और किसी ने बोला कि इंटीग्रेट करो। अभी तो हम डिफरेंशियल की बात कर रहे थे ना, ये कहानी हो गई खत्म। अब किसी ने बोला इंटीग्रेट करो। बेटा इंटीग्रेट हम इसको करने वाले हैं कि इसको करने वाले हैं, इसको नहीं करने वाले, तो ओरिजिनल फंक्शन है, कंप्लीट फंक्शन है, ये है डिफरेंशियल पार्ट, इट इज डिफरेंशियल पार्ट, सो बी इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला फॉर्मूला आएगा cos x dx। कोई बोला इंटीग्रेट करो, क्या आंसर आएगा, तो बोलोगे सर इसका आंसर आएगा हमें अभी पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ रहा था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखने वाले हैं साइन एक्स, साइन एक्स। बट एक छोटा सा गड़बड़ है, हमें साथ में सी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी तो समझाया था आपको, अगर y इक्वल टू साइन एक्स होगा तब भी ये वैल्यू आएगी, और अगर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट होगा तब भी यही वैल्यू आएगी। इसलिए हमें पता नहीं है, मतलब केवल इसको देख के नहीं मालूम होता है कि साइन एक्स है, वो तो हम जान रहे हैं ना सामने, दैट इज जो हमने अभी सामने करा हुआ है ना, वी नो कि ये कहाँ से आया हुआ है, दिस फंक्शन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम दिस। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट साइन एक्स लिख सकते हैं, सी ना भी लिखो तो चल जाएगा। बट इन जनरल कोई हमसे बोले cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये sin x भी हो सकता है और sin x प्लस माइनस समथिंग भी हो सकता है। डन हो गया। अगली चीज देखते हैं, अगर हमारे पास लिखा होता y इक्वल टू cos x और फिर कोई कहता डिफरेंशिएट करो, तो dy अपॉन dx क्या आता, वो आता माइनस साइन एक्स। तो फिर dy कितना आता, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी कोई कहता है इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट किसको करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते हैं कितने के बराबर आएगा ये, बेटा कितने के इक्वल आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ऊपर देखो cos x आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos x। अगर हम माइनस यहाँ से हटा दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x। साथ में हम कांस्टेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, हम उसको एस एस लिख देते हैं। सो हमारे पास दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले निकल आए, एक cos x का इंटीग्रेशन और एक साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब मैं लिखने वाला हूं फॉर्मूला। आपका काम पता क्या होगा, जो काम मैंने यहां पे करा हुआ है, ये सारा काम तुमने अपने दिमाग के अंदर करना है या फिर डिफरेंशियल के नोट्स में देखना है। क्या देखना है, हम लोगों ने किसी चीज को डिफरेंशिएट करा था, फिर कोई वैल्यू आ रही थी, फिर हमने उसको इंटीग्रेट करा था। क्लियर है, तो हम ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाते हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं और आप चेक करना कि ये सही लिखा है कि नहीं। मैं यहां पे लिखता हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सोचो क्या आएगा, 10x का डिफरेंशिएशन आता था सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 10x, लेकिन साथ में c लिखना पड़ेगा। आप याद करो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स याद होगा आपको, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉट एक्स। यहां माइनस तो लिखा नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई होप क्लियर हो गया। एक और इंटीग्रल था हमारे पास, वो था सीकेंट एक्स 10x। याद करो, जब हम सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, वो आ रहा था सीकेंट एक्स 10x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, साथ में dx भी लिखना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा कितना, सीकेंट एक्स प्लस सी। आई थिंक क्लियर है। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स। माइनस क्यों आ रहा है, आप याद करो, क्योंकि कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन आ रहा था माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इधर का उधर चला जाएगा, सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो, अगर हमारे पास लिखा होता था y इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था, इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता था बेटा, सेम ई रेस टू पावर एक्स रहता था। अगर ये सेम रह रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई इक्वल टू आएगा ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। अब कोई बोले इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट दोनों साइड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई रेस टू पावर एक्स और ऐसे कुछ आएगा। डी वाई का इंटीग्रेशन दोबारा क्या हो जाएगा, वाई, और हमें पता है ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स था, तो इंटीग्रेशन भी क्या आएगा,
ई रेस टू पावर एक्स, लेकिन करना क्या पड़ेगा, साथ में सी लगाना पड़ेगा, मैंने अभी आपको समझाया था। कुछ और बातें देखते हैं। हमें याद है कि अगर y इक्वल टू होता था log x, याद आया, जहाँ यहाँ बेस e होता था, तो dy upon dx was, what was that, 1 upon x. So we have this dy equal to 1 upon x into dx. Now we integrate both side. So we get this 1 upon x dx, ऐसे कुछ क्लियर। अब हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो dy क्या आ जाएगा y, और 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, वो आएगा log x, और साथ में क्या आएगा c। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा लिख देता हूं। अगर लिखा हो इंटीग्रल dx अपॉन x, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको याद है ln भी लिखा था मैं, नेचुरल लॉग x प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कितना समझ में आया। ये मेनली प्रैक्टिस के बाद समझ में आना है, और डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। जैसे कोई हमसे बोलता है एग्जाम्पल, यहाँ लिखा है इंटीग्रल 2x क्यूब प्लस 3/x प्लस 4/x² इंटू डी एक्स, ऐसे लिखा, डी एक्स सबके साथ है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें सबको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे आएगा, x क्यूब यहाँ पे आएगा, साथ में आएगा dx प्लस 3 बाहर आएगा, इंटीग्रल के अंदर आएगा dx अपॉन x प्लस 4 बाहर आएगा, इंटीग्रल के अंदर आएगा x पावर -2 इंटू डी एक्स। आई होप इतना क्लियर है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, अभी पढ़ा था हमने, x 4/4 प्लस 3 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, याद करो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा log x आएगा, प्लस 4, ये x नहीं है, x² है, और 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन log x नहीं आता है, ये आएगा 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, एंड साथ में क्या लिखेंगे प्लस c, क्योंकि c तो हमें अल्टीमेटली सबके साथ बाद में लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे वैल्यू आएगा कितना, फर्स्ट वाला आएगा x 4/2 प्लस 3 log x प्लस, अब ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कारण है देखो -2 प्लस 1 कितना आएगा -1, और ये क्या है 4। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, x पावर हाउ मच -1, नीचे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। सो बेसिकली इट विल बिकम एज, प्लस हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स बेटा 4 अपॉन x। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा मैंने क्या लिखा है, अच्छे से देख लो, ये उस इंटीग्रेशन की वैल्यू है जो सामने लिखा हुआ। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग फिर से बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, वी हैव दिस इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा हो cos x प्लस सम लेट से x² प्लस sin x, और सबके साथ में लिखा है यहाँ पे dx। इसका मतलब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर से सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करेंगे तो आएगा cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sin x dx, और इक्वल टू लिखेंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अभी पढ़ा था हमने, sin x प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ 3 प्लस यहाँ पे गलत हो गया, cos x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने प्लस sin x देखा था, याद आ गया। कई बारी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में याद आ जाते हैं, वाइस वर्सा। अच्छा, sin x का इंटीग्रेशन था माइनस cos x, क्लियर। सो ये आएगा कितना, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस cos x प्लस c। बच्चे इंटीग्रेशन का एक और पार्ट है जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल, जो हम अभी पढ़ रहे थे उसका नाम था इंडेफिनेट। इंडेफिनेट क्यों था, क्योंकि हमने किसी चीज़ को इंटीग्रेट करा और उसकी एक वैल्यू आई, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी सॉल्व करा था, मान लो हम लोगों ने इंटीग्रेट करा था ऐसे कुछ x⁵ 5 dx, तो आंसर क्या आ रहा था, x पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस c। ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है, बिकॉज x कैन ऑक्यूपाई एनी वैल्यू, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक ऐसी वैल्यू है इनडेफिनेट है। तो डेफिनेट का मतलब क्या है, वैल्यू होनी चाहिए डिफाइंड विद इन दी बाउंड्रीज। डिफाइंड विद इन द बाउंड्रीज का क्या मतलब हुआ, सपोज करो ये हमारे पास ओरिजिन है और इस लाइन को हम x बोल रहे हैं। अगर हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा काटते, इतना छोटा, तो इसका नाम क्या होगा, dx होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ dx, तो हम सब जानते हैं क्या आएगा, x प्लस c आएगा, हमें समझ में आ चुका है। बट बेटा ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी +1 +2 10
इनफाइनाइट, कुछ भी रख सकते हो। डेफिनेट कौन सा इंटीग्रल होगा? डेफिनेट होगा जिसमें कोई हमसे बोले कि ये 0,0 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर किसी ने बोला एक काम करो, ये लाइन है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक काम करो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करो। मैंने कहा यहाँ का मतलब क्या हुआ? बोले यहाँ x की वैल्यू है x1 और यहाँ पे x की वैल्यू है x2। क्लियर हो गया? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब कैसे करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसमें से एक छोटा सा पीस काटेंगे। काट लिया, इस पीस का नाम क्या होगा? dx। हमने लिखा यहाँ पे dx। क्लियर हो गया? अब उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x आएगा, साथ में आएगा प्लस c। कोई बोला नहीं, हमने कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? x1 से लेके x2 तक। इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो किसी ने बोला कि यार अगर हम x1 से x2 तक की बात करेंगे, x1 to x2, वैल्यू ऑफ x इज x2 माइनस x1। क्या समझ आया? x1 से लेके x2 तक x की वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x1। क्या मतलब है? मतलब समझाता हूं बेटा। व्हाट इज दिस? x1 एंड व्हाट इज दिस? x2। देन व्हाट इज दिस? x2 माइनस x1। इसका मतलब जो x आ रहा है हमारे पास, मतलब जो dx का इंटीग्रेशन हमारे पास आया x प्लस सी, वो हमारा आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम लोग, क्लियर हो गया ना? हम लोग क्या करेंगे? हम दोबारा लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू x प्लस सी। इसके बाद हम क्या करते हैं? स्टेप वन, इसमें हम क्या करते हैं? वी प्लेस x इक्वल टू x1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा बेटा x1 प्लस सी। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टेप टू में हम क्या करते हैं? वी प्लेस x इक्वल टू x2। फिर हमारा आंसर क्या आएगा? फिर हमारा आंसर आएगा x2 प्लस सी। लेकिन हमें चाहिए क्या है? हमें तो चाहिए आंसर x2 माइनस x1। तो हम क्या करते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 1 है और ये 2 है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? अब 2 माइनस 1 कर देते हैं। जैसे हम 2 माइनस 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x2 माइनस x1। एक बात समझ आई, इस वाले इंटीग्रेशन में c नहीं आएगा। दूसरी बात समझ में आई कि यार इतना लंबा मेथड थोड़ी ना यूज करेंगे, इतना लंबा मेथड नहीं यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे? इसके लिखने की अपनी टेक्निक है। टेक्निक बताता हूं क्या है। वो है कि किसी ने बोला कि अगर हम ऐसे इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब होता है इनडेफिनेट। क्या होता है? इनडेफिनेट। लेकिन अगर कोई बोलता है डेफिनेट इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे dx। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है बेटा? ध्यान से समझो इस वाले फंक्शन को। अगर हमने dx को इंटीग्रेट कर दिया तो वो तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें डेफिनेट करना है तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि इंटीग्रेशन शुरू करना है हमने कहां से? यहां से। और कहां तक करना है? यहां तक। तो इस वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। क्लियर? तो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करना है किसको? dx को। तो अब हम ऐसे इसको कैसे समझा रहे होंगे? इसको समझाएंगे, dx लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे लोअर लिमिट, फिर हम लिखेंगे अपर लिमिट। ये जो x1 x2 है वो किसकी वैल्यू है? वो x की वैल्यू है। और इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। एंड इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे अपर लिमिट। x2 है अपर लिमिट और x1 क्या चीज़ है? लोअर लिमिट है। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा? dx का आंसर आएगा सबसे पहले x, फिर बनाएंगे ब्रैकेट। लिखने का तरीका है, घबराओ मत। फिर हम बनाएंगे ब्रैकेट, नीचे क्या लिखेंगे? x1 और ऊपर क्या लिखेंगे? x2। अभी लिख रहे हैं, इसका मतलब है, सुनो, अभी तक ये इंटीग्रेट नहीं हुआ था, नाउ इट इज इंटीग्रेटेड। अब ये इंटीग्रेट हो चुका है। अब क्या करना है? अब आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकलेगा? सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, x की जगह x2 रखते हैं। क्या बोला मैंने? x की जगह x2 रखते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? x2। फिर लगाते हैं माइनस, और फिर x की जगह क्या रखते हैं? x1। ये वैल्यू आ जाती है। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने ऐसे कैसे कर दिया? क्योंकि मुझे पता था इसलिए कर दिया। क्यों पता था? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे वाले केस में अगर x1 से x2 तक आंसर निकालना होगा तो वो क्या आएगा? वो x2 माइनस x1 आएगा। तो इसको टेक्निकली लिखने का ढंग कैसे हम लोगों ने समझा? हम लोगों ने इसको ऐसे, जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये हम लोगों ने समझा कि ये आंसर आना चाहिए। फिर सॉल्व करने की टेक्निक हमने देखी कैसे करेंगे। हम ऐसे लिमिट रखेंगे, बट आंसर पे ध्यान रखना, आंसर क्या आना चाहिए? x2 माइनस x1। तो dx का सबसे पहले इंटीग्रेशन करा, लोअर लिमिट अपर लिमिट को यहाँ पे अभी हम मेंशन कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन नहीं निकाला है, मेंशन कर रहे हैं।
अब हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे, वैल्यू डालेंगे, देन इट मस्ट कम आउट x2 माइनस x1। वो कब आएगा? वो तभी आएगा ना जब x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा पार्शियली समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई आपसे बोले एग्जाम्पल, हमारे पास लिखा है x³ dx और यहाँ पे लिखा है 2 to 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x की लोअर लिमिट कितनी है 2 और x की हायर या अपर लिमिट कितनी है 4। इसको सॉल्व करना है या इसका आंसर निकालना है तो वो क्या आएगा? वो आएगा इक्वल टू, नहीं इंटीग्रल नहीं लगाते, हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं। वो इक्वल टू आएगा x³ का आंसर कितना आएगा? x पावर 3+1 अपॉन 3+1। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 4। नाउ दिस इज इक्वल टू, वैल्यू आ रही है कितनी? x4 डिवाइडेड बाय 4। दोबारा से बॉक्स बनाएंगे 2 से लेके 4 तक इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे? सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह रखेंगे, कितनी रखेंगे अपर लिमिट? 4 के बराबर। और वैल्यू क्या आएगी? हम चाहें तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में 4 लिखा है ना, ये वाला, इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो 1/4 हमने बाहर निकाल लिया। अब बनाएंगे ब्रैकेट। सबसे पहले x की जगह 4 रखेंगे और 4 की पावर कितनी है? 4 माइनस x की जगह कितना रखेंगे? अब हम 2 रखेंगे और 2 की पावर भी कितनी आएगी? 2 की पावर भी आएगी 4। आई थिंक इतना क्लियर है। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बिकम 1/4। 4 का पावर 4 कितना आ जाएगा? 4 का पावर 4 आएगा 256 माइनस 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा? 16। आई होप इतना क्लियर है। और ये आंसर आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 240 एंड दिस इज आवर आंसर।